गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नोडल एनालिसिस मेथड करी थी, उसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। आज हम जो रोटेटिंग मशीन है उसमें एक टॉपिक अपना छूटा हुआ था, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मशीन। ये मैंने आपको असाइनमेंट और होमवर्क में दिया था कि आप लोग घर से करके लाइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोटेटिंग मशीन में। अगर ये क्वेश्चन जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्शन बताओ तो डीसी मशीन के नाम से आएगा। यहाँ मैंने टॉपिक में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। मशीन का पूरी स्पेलिंग इसलिए नहीं लिखी कि जगह कम थी, तो मशीन को शॉर्ट में M/C लिखते हैं, तो उसको बोलेंगे डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन में जो हैं दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डीसी जनरेटर और दूसरा आता है डीसी मोटर। अगर आपको नाम से पूछा जाए कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन बताओ तो ये वाला कंस्ट्रक्शन अपन बताएंगे जो बोर्ड पे बना हुआ है। ठीक है, डीसी मोटर का प्रिंसिपल अलग है, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल अलग है। डीसी मोटर में हम सप्लाई जो होती है कौन सी देते हैं, मोटर के अंदर सप्लाई इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट हम क्या लेते हैं, मैकेनिकल। और जनरेटर में हम इनपुट देते हैं मैकेनिकल और आउटपुट लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल। तो दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं, है ना। तो ये वाला डायग्राम एक बार आप लोग बनाइए। ये जो कंस्ट्रक्शन है डीसी मशीन का, इसमें डायग्राम में आपको सेंड भी कर दूंगा, हो सकता है कहीं क्लियर ना दिख रहा हो। तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये वाला गोला, इसको हम बोलते हैं योक। जिसमें पूरी मशीन होती है उसको हम कहते हैं योक, YOKE, योक। ये जो योक होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, छोटी मशीन में। और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कास्ट स्टील का बना होता है, क्योंकि बड़ी मशीन में अगर हम कास्ट आयरन का बनाते हैं तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो बड़ी मशीनों में हमें वेट का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कास्ट स्टील का बनाते हैं। छोटी मशीन में कास्ट आयरन का बनाते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, योक की। योक जो ऊपरी पेरीफेरी है उसको हम बोलते हैं योक। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये पोल्स हैं, जैसे सपोज ये नॉर्थ पोल, फिर ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो दूसरा होता है पोल। अब पोल के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, मैंने लिखे हैं, एक कहलाता है पोल कोर और दूसरा कहलाता है पोल शू। जो पोल कोर होती है वो ये वाला कहलाता है पोल कोर। यहाँ ये जो चीज मैंने बनाई, ये वाली चीज ऐसे जो कर्व में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पोल शू। पोल मालूम है आपके कास्ट आयरन के बनते हैं पोल। तो पोल के ऊपर हमने पोल कोर जो है इसके ऊपर हमने वाइंडिंग लगती है, उस वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये एक लिखी है, ये जो मेरे वाइंडिंग लगती है इसको अपन कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग क्यों लपेटते हैं, फील्ड वाइंडिंग इसलिए लपेटते हैं, जैसे सपोज मैं मोटर की बात करूं तो मोटर में हम सप्लाई देते हैं, तो कोई ये आयरन का पीस है, ये एक आयरन का पीस है। इस आयरन के पीस के ऊपर अगर अपन ने ऐसी वाइंडिंग लपटी और उसमें करंट फ्लो कराई तो ये आयरन का पीस क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट का मतलब इसके अंदर से फील्ड डेवलप होगी, फील्ड निकलेगी। तो वो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ये कौन करेगा, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू इस कोर के अंदर से, इस पोल के अंदर से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इसके बाद ये पूरी हो गई फील्ड वाइंडिंग। इसमें आपने मोटर में सप्लाई देते हैं, जनरेटर में हम इससे सप्लाई लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर पोल हो गए। पोलों के नाम कौन कौन से हैं, दो पोल, ध्यान रखना। एक होता है पोल शू, दूसरा होता है पोल कोर। तो ये वाला जो चीज है जो इधर बनी है इनको हम कहते हैं पोल कोर।
और ये जो कर्व में मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं पोल शू। ये कर्व में इसलिए बनाते हैं ताकि जो बीच में आर्मेचर है हमारे पास उसमें जो फ्लक्स कट करे वो यूनिफॉर्म रहे, पूरा फ्लक्स यूनिफॉर्म रहे। अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो फिर कहीं ज्यादा हो जाता कहीं कम, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म करने के लिए इसको शू के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कर्व में यूनिफॉर्म फ्लक्स प्रोड्यूस हो, इसीलिए हम इसको शू के फॉर्म में बनाते हैं, ऐसा कर्व टाइप का बनाते हैं और इसको बोलते हैं पोल शू। इसके बाद यहाँ पर बीच में हमने ये पूरा हो गया योक, योक के बाद हो गया पोल, पोल के ऊपर हमने क्या वाइंडिंग लपटी, फील्ड वाइंडिंग, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, इसमें बीच में एक वर्ड यूज होता है आर्मेचर। आप सबको पता होगा डीसी के अंदर हम आर्मेचर यूज करते हैं। आर्मेचर में स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स के अंदर हम वायर डालते हैं, उन स्लॉट्स को हम खांचे कहते हैं। उस स्लॉट्स के अंदर हम क्या डालते हैं, वायर डालते हैं, उस वायर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपरी पेरिफेरी दिख रहा है जिसमें मैंने स्लॉट्स बनाए हैं वो स्लॉट्स हैं। ये लिखा है यहाँ पर मैंने स्लॉट्स, ये लिखा है स्लॉट्स, देखो ये स्लॉट्स कहलाता है। उस स्लॉट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, वायर डालते हैं, उन वायरों को क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो ये जो गोले मैंने बनाए इसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद पहले आप इसको इतना बनाइए फिर आगे बढ़ाते हैं। जितने लोग भी एफबी पे ऑनलाइन आ गए अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर बताइए, ब्रांच एंड रोल नंबर डालिए उसमें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये जो डायग्राम है इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। रोटेटिंग मशीन में से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मशीन। हो गया। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था योक, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। इसके बाद मैंने पोल की बात करी, पोल होते हैं, नाम याद करते हुए चलना। पहला पार्ट होता है योक, दूसरा पार्ट होता है पोल। उस पोल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोल शू, दूसरा होता है पोल कोर। फिर इसके बाद इसके ऊपर हमने क्या लपटी है, वाइंडिंग। उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के बाद जो बीच में जो चीज रोटेट होती है उसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर स्लॉट्स होते हैं, हमने स्लॉट्स बना दिए। उस आर्मेचर में कंडक्टर डले होते हैं, हमने कंडक्टर बना दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इधर देखिए, ये जो चीज दिख रही है आर्मेचर के अंदर, ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये जो चीज है ये कहलाता है कम्यूटेटर। इधर लिखा है मैंने, देखो यहाँ लिखा है कम्यूटेटर। अगर आप डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल में मैंने बताया था, when a coil ABCD rotating in a uniform magnetic field, the Faraday's law of electromagnetic induction EMF will be induced in that coil। यदि कोई किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा। ये जो EMF होता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अभी हमारा टॉपिक है डीसी, तो अब हमें ये EMF या ये वोल्टेज को कन्वर्ट करना रहता है डीसी में। तो हमने आगे वहां एक लाइन लिखी थी, बाय यूजिंग स्लिप रिंग एंड कनेक्टिंग ब्रशेस दिस EMF इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज। ये हमने जनरेटर के प्रिंसिपल में वहां पर देखा था। तो ऐसे ही वहां हमने यूज किया था, जो कन्वर्ट कर रहा था स्लिप रिंग एंड कार्बन के ब्रश। ऐसे ही दूसरा एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है जैसा कि स्लिप रिंग करती है।
स्लिपिंग इन कार्बन ब्रश भी जैसे कन्वर्ट करते हैं ऐसे ही ये कम्यूटेटर होता है, ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है AC टू DC या DC टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है ये कम्यूटेटर है, यहाँ हमने बीच में कम्यूटेटर लगाया। कम्यूटेटर लगाने के बाद इसके बाद फिर यहाँ शाफ्ट होगी। शाफ्ट एक लोहे की राड होती है। इस शाफ्ट के ऊपर अपन बेरिंग लगाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में बेरिंग भी यूज होगा। यहाँ पर बेरिंग भी बना लीजिएगा, बेरिंग होगा तभी तो घूमती है कोई चीज। या अपन ने डीसी मोटर के प्रिंसिपल में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स हैं ये कम्यूटेटर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कम्यूटेटर का क्या काम होता है। इट्स कन्वर्ट AC टू DC और DC टू AC। ठीक है, जैसे स्लिप रिंग होती है वैसे ही यहाँ पर ये कम्यूटेटर होता है। अच्छा, डीसी जनरेटर में याद करिए मैंने दूसरा वर्ड यूज किया था स्लिप रिंग इन कनेक्टिंग ब्रशेस। तो अब ब्रश की अगर हम बात करें तो ये कार्बन के ब्रश होते हैं। कार्बन के ब्रश से हम जो आउटपुट लेते हैं वो उसी के थ्रू लेते हैं। तो इसके अंदर भी डीसी मशीन के अंदर भी देखें, इधर यहाँ देखें सभी लोग, ये जो गोल मैंने कम्यूटेटर बनाया है इस कम्यूटेटर के ऊपर एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पर ये आपको ब्रश लिखा हुआ है, ब्रशेस। तो ये जो ब्रशेस होते हैं ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं, है ना। कहीं कहीं जो अच्छी हैवी मोटर होती है उसमें कॉपर के ब्रश भी यूज किए जाते हैं, बड़ी मोटरों में वो कार्बन ब्रश भी यूज किए जाते हैं। तो मटेरियल पूछा जाता है कि ब्रश किसके होते हैं, तो कार्बन ब्रश होते हैं। यहाँ मैंने 2 कार्बन ब्रश लगाए हैं और इन्हीं से हम करंट लेते हैं। ये जो करंट हमको मिलती है इस करंट को हम बोलते हैं डीसी करंट। तो ये पहला, सबसे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए। तो एक गोला बनाएंगे, उस गोले पे सबसे पहले लिखेंगे योग। योग के बाद दूसरा पॉइंट मैंने बोला पोल। पोल के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कौन सा होगा, पोल शू एंड पोल कोर। तीसरा चौथा आएगा फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहाँ लपटोगे, कोर के ऊपर या पोल के ऊपर। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने बोला था आर्मेचर। आर्मेचर में फिर स्लॉट्स बनाएंगे, स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर डालेंगे। कंडक्टर डालने के बाद फिर बीच में हम कम्यूटेटर बनाएंगे। कम्यूटेटर का क्या काम होता है, AC को DC में चेंज करता है। कम्यूटेटर का वर्क जो होता है वो AC को DC में चेंज करता है। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां देखना, बीच में आएगी बेरिंग, बेरिंग के बाद आएगा शाफ्ट। यहां तक होने के बाद हमने यहाँ पोलों के साइड में ये जो पोल बनाए हैं इसके साइडों में 2-2 गोले बनाए हैं। तो इस गोलों को में जो हमने बनाए ये दोनों साइड देखें आप यहाँ पर, ये दोनों, इसको हम बोलते हैं इंटरपोल। ये लिखा है इंटरपोल। ये पोलों के ऊपर रहते हैं, छोटे से छोटे पोल्स होते हैं अलग से। ये पोल इसलिए लगाए जाते हैं कि एक आर्मेचर रिएक्शन होती है, इस आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन होती है। वो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स इन द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। मतलब अगर मेन फ्लक्स पे कुछ असर पड़ता है आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर फ्लक्स की वजह से, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। कहां पर, पोलों के ऊपर। तो एक नया नाम आपको मिलेगा, वो मिलेगा इंटरपोल। ये पोलों के ऊपर लगाते हैं, पोलों के साइड में। वो काय के लिए लगाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ब्रशेस हो गया, कम्यूटेटर हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गई, इंटरपोल हो गया, योक हो गया, स्लॉट्स हो गया, कंडक्टर हो गया, आर्मेचर हो गया, पोल शू हो गया, पोल कोर हो गया, शाफ्ट हो गई। शाफ्ट होने के बाद फिर नीचे जिस पे मशीन को रखते हैं वो ऐसा कास्ट आयरन का बेस बना होता है, उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डायग्राम है। आपको 20 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ऐसी प्रैक्टिस करिए कि 10 मिनट में ये पूरा डायग्राम बन जाए। फटाफट एक गोला बनाइएगा, चारों पोल बना दीजिएगा, बीच में आप जो सर्कल बनाने का आता है वो लेके जाइएगा, उससे 2-4 गोले बनाइए, बीच में एक आपने कम्यूटेटर बनाया, फिर आर्मेचर बनाया, फिर शाफ्ट बनाई, फिर बेरिंग बना दिया और फटाफट नाम लिख दिया और उसके ऊपर पोल वाइंडिंग लगा दी। तो ये डायग्राम आपको 10 मिनट में एग्जाम में बनाना है। रिमेनिंग 10 मिनट में इनके जो जितने नाम अपन ने लिखे हैं इनके आगे 2-2, 3-3 लाइनें लिखना है। जैसे ही आप 2-2, 3-3 लाइन लिखोगे तो ये 8-10 पॉइंट में आपका 1.5 पेज भर जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं कौन कौन से पॉइंट्स वो बता रहा हूं।
रोल नंबर भी मेंशन करते चलिएगा आप लोग, ब्रांच एंड रोल नंबर। हाँ जी, 1 बाय 1 पार्ट्स बता सकते हैं। पहला नंबर 1 योक, दूसरा पोल, कौन कौन से पोल, पोल शूज एंड पोल कोर, तीसरा फील्ड वाइंडिंग, चौथा आर्मेचर, अगला कम्यूटेटर, अगला कम्यूटेटर के बाद शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर बैरिंग, बैरिंग के बाद इंटरपोल, इंटरपोल के बाद फिर बेस। तो ये अपने पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की थ्योरी में आज आपको सेंड भी कर दूंगा। कभी कभार एग्जाम में इस कंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंसिपल भी पूछा जाता है कि डीसी मशीन का प्रिंसिपल बताइए। तो उस टाइम क्या करना है, देखें डीसी मशीन के दो पार्ट्स होते हैं, या तो जनरेटर होगा या फिर मोटर होगी। तो हम उसमें या तो जनरेटर का प्रिंसिपल बता देंगे या फिर मोटर का प्रिंसिपल बता देंगे। तो जनरेटर का प्रिंसिपल आपको सबको मालूम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन ए कॉइल ABCD, जब कोई कॉइल, जनरेटर का प्रिंसिपल है ये, ये पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। तो ये मैंने बताया था, व्हेन ए कॉइल ABCD रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF विल बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। मतलब E इक्वल टू होता है d∅dt, मतलब फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ ये जो दो टर्मिनल हैं, इन पे हमें वोल्टेज मिलेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, AC वोल्टेज। कब? जब इस कॉइल को मूव कराओगे। ये कॉइल है, इस कॉइल को आप क्या करोगे, रोटेट कराओगे, घुमाओगे, क्योंकि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो कभी मैक्सिमम कट करेगा और कभी मिनिमम कट करेगा। अब इसके बाद यहाँ EMF जैसे ही आ जाता है, अब ये EMF हमें नहीं चाहिए, हमें DC चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन की ब्रश लगाते हैं, जो मैंने अभी बताया था, वो कार्बन ब्रश लगाकर फिर हम यहाँ आउटपुट लेते हैं, एक ब्रश B1, दूसरा ब्रश B2। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो EMF आपने निकाला, AC वोल्टेज निकाला, ये स्लिप-रिंग कार्बन ब्रश क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कौन सा, AC टू DC, और आउटपुट में आपको क्या मिल जाता है, DC। तो अगर प्रिंसिपल के साथ, सॉरी कंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंसिपल भी पूछा है, तो DC जनरेटर का प्रिंसिपल बताएंगे अपन। इसको बना लीजिए रफली ताकि आइडिया रहे। DC मशीन के साथ ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, और जनरेटर के अंदर जो EMF इक्वेशन होती है, आप सबको पता है कितनी होती है EMF इक्वेशन। जनरेटर की EMF इक्वेशन होती है EG बराबर, ये याद होना, P∅NZ/60A। ये जनरेटर की EMF इक्वेशन होती है, जहां EG बराबर जनरेटेड EMF, P कहलाता है पोल, phi कहलाता है फ्लक्स, N कहलाता है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, N क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्न्स, स्पीड इन RPM है। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ध्यान रखना, N कहलाता है स्पीड इन RPM। Z कहलाता है इम्पीडेंस, नहीं इम्पीडेंस नहीं है, Z कहलाता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, N स्पीड, phi फ्लक्स, P पोल, और A क्या कहलाता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर मैंने वाइंडिंग की बात करी थी वहां पर क्लास में, तो दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है लेप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। फिर कैसे याद दिला रहा हूं, लेप वाइंडिंग में A बराबर होता है P और वेव वाइंडिंग में होता है A बराबर 2।
ए बराबर पी, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर होंगे पी के। पी क्या होगा? पोल। कब होंगे? जब लैप वाइंडिंग दी है, और वेव वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है? हमेशा 2 होता है। तो जनरेटर का प्रिंसिपल, उसके साथ ईएमएफ इक्वेशन, उसके साथ उसके पूरे नाम कि ये ईएमएफ इक्वेशन हमको मिलती है। इसको भी बनाइए फटाफट जल्दी से, फिर मोटर की बात करते हैं। हाँ जी, अब अगर मोटर की ईएमएफ इक्वेशन पूछता है मोटर की, तो ईबी आएगा। ध्यान रखिएगा, ईबी बराबर होता है P5 अपॉन 60A। P क्या है? पोल, फाई क्या है? फ्लक्स, N क्या है? स्पीड, Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, A क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये बराबर होता है EB। EB का मतलब बैक ईएमएफ, ये मोटर के लिए यूज होगा। EG मतलब जनरेटेड ईएमएफ, ये जनरेटर के लिए यूज होगा। डीसी मोटर का प्रिंसिपल अगर आपको मालूम है तो मैंने कुछ बताया था, तो जो आपको वहां एग्जाम में याद आ जाए वो प्रिंसिपल लिख के आ जाना। इधर है N, इधर है S, ये आपका क्या है? आर्मेचर। यहां से फ्लक्स निकलेगा N से और कहां जाएगा? S पर। यहां बीच में मैंने एक कंडक्टर रखा था, आपको अगर याद हो तो। 2 पोल थे, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसमें आपने मोटर में सप्लाई देते हैं, तो ये फ्लक्स यहाँ से जनरेट होगा, कहां से? नॉर्थ से, और फ्लक्स निकल के आर्मेचर कंडक्टर पे जाता है। लेकिन कंडक्टर को हमने, एक कंडक्टर को ऐसे गोले से शो किया था। अब 3 स्टेटमेंट मैंने बोले थे, 3 स्टेटमेंट फिर कैसे रिपीट कर रहा हूं। व्हेन ए कॉइल ABCD रोटेटिंग इन व्हेन ए कॉइल when a current carrying conductor is put in magnetic field, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। when a current carrying conductor is put in magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो a force is produced on it, तो उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा या लगेगा। ये मैंने बताया था, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये वाली 3 उंगलियां होती हैं, एक कौन सी है? अपनी थंब, एक बीच वाली उंगली और एक मिडिल थंब, ठीक है। और ये तो यहां पर इधर देखिए, इसमें जो करंट फ्लक्स है वो फ्लक्स नीचे जा रहा है, फ्लक्स नीचे जा रहा है। तो ये जो चीज है, ये वाली जो उंगली है, ये फ्लक्स बताएगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स को हम नीचे करते हैं। फ्लक्स को जैसे ही आप नीचे करोगे तो थंब इधर दिखा रहा है, वो करंट अंदर जा रही है, तो इसमें जो कंडक्टर में जो आपका फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, ठीक है। यहां पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा साइड लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। और ये जो आर्मेचर होता है, इसमें बीच में बेरिंग होते हैं, आर्मेचर में बीच में बेरिंग होते हैं। तो इस बेरिंग के कारण इस कंडक्टर पे अगर फोर्स लगता है तो ये पूरी चीज क्या होगी? रोटेट होना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डीसी मोटर का प्रिंसिपल। 3 पॉइंट बोले थे। पहला क्या बोला था मैंने? मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इफ द कंडक्टर इज फ्री टू रोटेट, देन स्टार्ट रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आर्मेचर या रोटर घूमना शुरू कर देगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो ये एक क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th यूनिट में रोटेटिंग मशीन में, वो आता है कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डीसी मशीन एंड प्रिंसिपल। मशीन का प्रिंसिपल बताइए एंड उसका कंस्ट्रक्शन बताइए। तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल में आप कोई भी एक लिख सकते हो, चाहे मोटर का लिख दो चाहे जनरेटर का लिख लो, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अपन कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।